डॉक्टर संजय राय इस वक्त मेरे साथ हैं और आज जो मौका है वो मौका ये है कि भारत बायोटेक का क्लिनिकल ट्रायल बच्चों पर एम्स दिल्ली में शुरू हो गया है। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है और जिस बात को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि तीसरा जब लहर आएगा हो सकता है बच्चे उसमें संक्रमित ज़्यादा हो या उन पर ज़्यादा खतरा हो, ऐसे में हम देख रहे हैं कि विश्व के अलग अलग जगहों पर बच्चों में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी चल रहा है। भारत में अभी इस तरीके की स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है, ट्रायल शुरू हो गया है। ये कैसा रहेगा, किस तरीके का रहेगा, कितने बच्चों पर होगा और कब तक उम्मीद करें कि शायद भारत में भी बच्चों पर वैक्सीनेशन शुरू हो जाए? मैं दो पहलू हैं इसमें, एक तो बच्चों के लिए वैक्सीन का होना और दूसरा जो है जो थर्ड वेव और इसकी बात करते हैं उसको मैं बाद में उस पर चर्चा करूँगा कि उनको वैक्सीन की कितनी ज़रूरत है। जहाँ तक अभी की डेट में है हमारे पास कोई भी बच्चों के लिए जो है सेफ़ और इफ़ेक्टिव वैक्सीन नहीं अवेलेबल है। मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ तो 2 साल से ऊपर के बच्चों की बात कर रहा हूँ। कुछ वैक्सीन्स जो है 12 साल से ऊपर के बच्चों पे ट्रायल हुए हैं और वह कुछ कंट्रीज़ जो है उनको यूज़ कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भी ट्रायल जो है 2 साल से ऊपर के बच्चों में नहीं है और न ही विश्व में कहीं है कि किसी 2 साल के बच्चों के लिए कोई वैक्सीन सेफ़ है कि नहीं, सेफ़ है तो इफ़ेक्टिव है कि नहीं, इम्यूनोजेनिसिटी उसकी कितनी है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, अलग अलग तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसका कोई डेटा नहीं है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि क्लिनिकल ट्रायल करके जनरेट करना कि एक सेफ वैक्सीन अवेलेबल हो जाए, एक इफ़ेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल हो जाए। हो सकता है क्लिनिकल ट्रायल के बाद ये हो कि नहीं वैक्सीन सेफ़ ही नहीं है, या हो सकता है बहुत ही सेफ़ है, सेफ़ तो है इफ़ेक्टिव नहीं है या बहुत ही इफेक्टिव है। तो ये सब तो रिसर्च करने के बाद ही जनरेट किया जाता है और इसीलिए क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं, वही इसका मकसद है। और क्योंकि अगर कल ज़रूरत पड़ जाती है तो कम से कम हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा कि सेफ़ और इफेक्टिव वैक्सीन है, तो जब भी होगा हम दे सकते हैं। जहाँ तक आपने कहा थर्ड वेव और आ रही है बच्चों में और उसको किसी भी वेव का आने का एक वैज्ञानिक आधार होता है कि क्यों आ सकता है, उसको थोड़ा प्रिडिक्ट किया जा सकता है, कंप्यूटर पर बैठ के नहीं। एपिडेमियोलॉजी के मेथड्स होते हैं जिस मेथड के पे जो है प्रिडिक्ट किया जाता है कि वेव आने वाला है या नहीं आने वाला है। वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है ससेप्टेबल पॉपुलेशन पे कि किनको हो सकता है इन्फेक्शन, खतरा किसको है इन्फेक्शन होने का। वह कि जैसे नेचुरल इन्फेक्शन भी चूँकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है और अच्छे लंबे ड्यूरेशन तक प्रोटेक्ट कर रहा है, तो अगर लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ है, अगर बच्चों को नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो वह हो सकता है उनको कोई भी ऐसा साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है। यह हम पता सिर्फ कर सकते हैं सीरो सर्वे से। जो भी सीरो सर्वे हुए हैं, चाहे दिल्ली का सीरो सर्वे हुए, 4 सीरो सर्वे दिल्ली में हुए, मुंबई में हुए, चेन्नई में हुए, पूरा तमिलनाडु में हुआ और कंट्री लेवल पे ICMR ने 3 सीरो सर्वे किए, सीरो सर्वे 1, 2, 3। सारे सीरो सर्वे में लास्ट सीरो सर्वे की मुझे रिपोर्ट याद है जो ICMR ने किया था, उसमें उन्होंने पाया कि 24% के आसपास जो है एडल्ट में ये है सीरो पॉजिटिविटी, मतलब 24% के आसपास हिंदुस्तान में एडल्ट इन्फेक्ट हो चुके हैं और 27% के आसपास बच्चे इन्फेक्ट हो चुके हैं कंट्री लेवल पे। तो अगर बच्चे उन एडल्ट से ज़्यादा हो रहे हैं तो बच्चे ही क्यों होंगे। वैसे ही दिल्ली में करीब 51 के आसपास एडल्ट थे और 54-55 के आसपास बच्चे थे। जो भी हमें डेटा मिल रहा है वो ये इंडिकेट करता है कि बच्चे ज़्यादा इन्फेक्ट हैं। तो ये कहना कि चूंकि बच्चे इन्फेक्ट नहीं हुए हैं और थर्ड वेव आएगा उनको इन्फेक्ट करेगा, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नज़र नहीं आता कि क्यों होगा। जी हाँ जी संजय सर, अब हम बात कर लेते हैं ट्रायल की। चूँकि आपने कहा ट्रायल करके रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाले समय के बारे में हमें पता नहीं। तो आज जो ट्रायल शुरू हुआ एम्स दिल्ली में वो कितने बच्चों पर हो रहा है, किस क्रम में होगा और कब तक हम मान के चलें कि ये जो पूरा ट्रायल का प्रक्रिया है वो ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि 8 हफ्तों का एक टाइमलाइन दिया गया है। नहीं, देखिए ये जो ट्रायल है क्रमबद्ध तरीके से होगा, अलग अलग एज ग्रुप में, पहले 12 साल से ऊपर, फिर 6 साल से 12 साल के बीच में और फिर 2 से 6 साल के बीच में। रिक्रूटमेंट शुरू हो चुका है, सारे सेंटर्स पे रिक्रूटमेंट शुरू हो चुका है। आज से हम एम्स न्यू दिल्ली में भी उसका ट्रायल का स्क्रीनिंग शुरू हो गया है। रिक्रूटमेंट होगा तो क्योंकि हेल्दी वॉलंटियर्स को सेलेक्ट करना होता है तो उनके जो है कुछ बैटरी ऑफ टेस्ट होते हैं, उनको करने के बाद जो है जो भी सुटेबल पाए जाएंगे, फिट पाए जाएंगे, उनको वैक्सीन दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में पूरे 6 से 9 महीने तक का समय लगता है। लेकिन अगर इम्यूनोजेनिसिटी का डेटा जनरेट हो गया, सेफ्टी का डेटा जनरेट हो गया और रेगुलेटरी अथॉरिटी को लगता है क्योंकि एडल्ट में ये वैक्सीन जो है सेफ़ है, ये डिमॉन्स्ट्रेट किया जा चुका है, वैक्सीन जो इफेक्टिव है ये भी डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है। और अगर
एंट्रीम एनालिसिस पे ही रेगुलेटरी अथॉरिटी को लगता है कि यह सफिशिएंट है डेटा, और उनको ये लगता है कि इस समय ज़रूरत है, कभी इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि ज़रूरत है, तो डेफिनेटली उसको जो है वो अप्रूव कर सकते हैं, बट ये उनका प्रोगेटिव है, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। एम्स में कितने बच्चों पर ट्रायल होगा, एम्स दिल्ली में? देखिए, ये जब मल्टी सेंट्रिक स्टडी है तो एग्जैक्ट नंबर बताना मुश्किल होता है। वो जैसे जैसे रिक्रूटमेंट चलता जाता है वैसे वैसे जो है रिक्रूट होते रहते हैं। पे जब नंबर कंप्लीट हो जाता है किसी भी सेंटर पे, तो चूँकि कंप्यूटराइज होता है तो अपने आप बंद हो जाता है। तो जैसे हमने जैसे हमने नहीं, संख्या जो है ओवरऑल संख्या होती है 175 के आसपास जैसे करना है, तो सारे सेंटर मिला के हो सकता है 30-40 भी कर लें, हो सकता है 10 पे ही खत्म हो जाए। तो किस स्पीड में आप कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। सर, बहुत सारे पेरेंट्स हमने देखे यहाँ पर आए हुए, किसी ने पेरेंट्स ने क्या कोई शंका, किसी तरीके की मतलब डर या खौफ दिख रहा हो, या कोई प्रश्न इस तरीके का, क्योंकि बच्चे तो आए हैं ट्रायल के लिए, आपका क्या अनुभव रहा है अभी ट्रायल के दौरान? जो मैं ये कहूँ कि जिस तरीके से फेज़ 1 फेज़ 2 जब एडल्ट का हो रहे थे, लोग अति उत्साहित होकर आ रहे थे। इस समय उत्साह उतना उनमें नहीं है, शायद डर के माहौल के कारण वो आ रहे हैं, जो अच्छा नहीं लग रहा है। आ रहे हैं पेरेंट्स, और जितने चाहिए उससे कई टाइम ज़्यादा जो है एप्लीकेशंस आ गए हैं हमें, लेकिन शायद जो है वो उत्साह वाला माहौल मुझे नहीं दिख रहा है जो जब हमने पिछले साल फेज़ 1 फेज़ 2 एडल्ट के लिए शुरू किया था उसमें जो उत्साह था। जी सर, एक सवाल ये भी करना चाहूँगी, क्योंकि अभी हाल ही दिनों में ये भी जानकार कहते रहे, और हम देखे तो डॉक्टर गुलेरिया ने भी ये कहा कि फाइज़र जो बच्चों को लगा रहा है वैक्सीन, वो भी भारत में आ सकता है, या फिर जाइडस ने भी जो 12 से 18 साल के बच्चों पर वैक्सीन को ट्रायल किया है और उसको मार्केट में हो सकता है आने वाले समय में आए। तो सर, क्या ये अब समय आ गया है कि बच्चों में अब वैक्सीन देना शुरू कर दिया जाए? देखिए, हमें जो है पब्लिक हेल्थ में हमेशा हम जो है बेनिफिट और नुकसान दोनों में जो है क्या बेटर है, हो सकता है थोड़ा नुकसान हो सकता है कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो, आल्दो सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम है, बट कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, और वैक्सीन देने से क्या मॉर्टेलिटी सीवियरिटी रोक देंगे। आज की डेट तक जो ग्लोबल एविडेंस है कि बच्चों में बहुत ही माइल्ड डिजीज है, वैक्सीन का मेन रोल जो है सीवियरिटी को कम करने में, डेथ को कम करने में, 100% नहीं रोका बट डेथ को कम करने में है, इन्फेक्शन को रोकने में उतना कारगर नहीं है। अगर ये बच्चों में अभी तक एडिशनल बेनिफिट देगा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी वैक्सीन उनमें एडिशनल बेनिफिट देने वाला है, अनटिल अनलेस ये आ जाए कि नहीं बच्चों में अब डेथ ज़्यादा हो रही है, बच्चों में मॉर्टेलिटी हो रही है, सीरियसनेस बच्चों में, सीवियर डिजीज़ हो रही है, बच्चों में सीवियर डिजीज़ नहीं हो रही है। मैं एडल्ट की बात करूं तो देखिए, एडल्ट में जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे कई टाइम्स ज़्यादा बेनिफिट है उनको, जो डेथ रेट है उनमें ज़्यादा है एडल्ट में, या जो एल्डरली हैं बुजुर्ग लोग हैं उनमें ज़्यादा है, कोमार्बिड कंडीशन वाले में, उनको देने से जितना बेनिफिट मिलने वाला है उतना बेनिफिट जो है बच्चों में अभी हम डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते। इसलिए जब बच्चों का अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करें तो हमें बताना चाहिए कि बच्चों में इतनी सीवियरिटी है, इस वैक्सीन देने के बाद हम सीवियरिटी में इतनी कमी आएगी, और उसको मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि कोई मापदंड होना चाहिए। ज़बरदस्ती बच्चों को देने के लिए अभी तक जो है शायद कोई भी वैज्ञानिक आधार नज़र नहीं आ रहा है। जब तक हम ये ना प्रूव करें कि बच्चों में सीवियरिटी है और उस सीवियरिटी को वैक्सीन देने से हम कम कर सकते हैं, इसका एक खाका हमें बनाना चाहिए, सिर्फ संभावनाओं पे कि ये हो सकता है और ये होगा नहीं, ये बच्चों में हो रहा है। डेटा हमारे पास डिजिटल डेटा अवेलेबल है, हिंदुस्तान में भी जो है 3 करोड़ के आसपास लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, बच्चों का भी सीरो सर्वे डेटा है कि बच्चों में इतने % में सीवियरिटी है, और वैक्सीन देने के बाद सीवियरिटी कम होगी। अगर वैक्सीन देने के बाद जो भी, जैसे मैं कहूँ कि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म फिनोमेना जो है एडल्ट में 1 लाख में 2 के आसपास डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन 1 लाख में अगर कोविड होता है तो बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ होती है। 1 लाख में जो है 1% के आसपास भी अगर देख लें तो करीब 100 लोगों की डेथ होगी। तो मैं देखूं कि बेनिफिट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे एडल्ट में देने में, स्पेशली जो एल्डरली पॉपुलेशन है। बच्चों में अगर क्या डेथ उतनी हो रही है, सीवियरिटी हो रही है, अगर ये 2 भी प्रॉब्लम आती है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की, उनसे प्रॉब्लम होती है, तो क्या वैक्सीन देने से एडिशनल बेनिफिट है। हमें बच्चों में एडिशनल बेनिफिट को बताना पड़ेगा कि ये है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और तब शुरू करना चाहिए। देखिए, साइंस के साथ साथ जो है सब कुछ साइंस नहीं है, हर बार साइंस के साथ साथ जो है कमर्शियल इंटरेस्ट भी आ जाता है। हमें
उसका एक्सप्लॉयटेशन होने से, साइंस का जो है कोई कमर्शियल एक्सप्लॉयट करे, इससे अपने आप को बचाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो डॉक्टर संजय राय तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी देते हुए और किस तरीके से बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल होगा और किस तरीके से जो एविडेंस है वो जनरेट होंगे, उसके बारे में भी आपको तफसील से जानकारी दी। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़।